ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकलती। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज होने से चिंटू वापस आता है। टुनटुनी बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अंडे से बेटी निकली है? नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान न पहुँचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? पिताजी, कुछ कीजिए ना, पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए पिताजी। तभी चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए पिताजी? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोईं। तभी चिंटू चिढ़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है, मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं,
अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो टिकी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनुष्य चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेंगी। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो टिकी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा दूसरे जंगल में चला जाता है और वह टिकी चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहा। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे बेचारे ठिठुरते हुए सर्दी से बचने के लिए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ जाया करते थे, लेकिन इस सर्दी को वे सह नहीं पा रहे थे। मोनी बहन, लगता है ये सर्दी खत्म होने से पहले ही हम इस सर्दी से मर जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार ही अपनी जान दे दे। सही कहती हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो हम किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती है। भगवान हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ भी जिंदा हूँ। माँ आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज दिखाई दी तो इस हालत में। माँ अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। माँ नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। उधर चिंटू चिढ़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी टिकी उसकी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। बुढ़े, शादी से पहले तो तूने कहा था कि तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मेरे लिए मर गया। इतना बोलकर टिकी चिड़िया चिंटू के बेटे को लेकर उसी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे पति की तो मौत हो गई, इसलिए मुझे इस बच्चे को पालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। बूढ़ी चिड़िया टिकी की शादी कौवे से करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही टिकी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगर तू पहले से ही बीमार थी तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू इस बेटे को लेकर यहाँ से निकल जा, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। तभी चिंटू का बेटा और टिकी दोनों जंगल में रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बीमारी में छोड़कर बहुत गलत किया था। मैं मरने से पहले एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं पिताजी अब जिंदा भी होंगे या नहीं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी एक बार हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। बीमार टिकी किसी तरह चिंटू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह बीमार होने की वजह से बार बार आराम कर रही थी। तभी वह टुनटुनी के घोंसले के पास भी आराम करने के लिए रुकी। क्या हुआ बहन, तुम बीमार लग रही हो? तभी टिकी ने उसे सारी बात बताई। टिकी जान गई थी कि चिंटू की पहली पत्नी टुनटुनी थी
और टुनटुनी को भी पता चल गया था कि चिंटू ने दूसरी शादी टिकी से ही की थी। तभी सभी चिंटू को ढूंढते हुए चिंटू के पास पहुँचे। चिंटू एक पेड़ के पास उदास बैठा हुआ था। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। आप माफी न मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। चिंटू जी, मैंने आपके बीमार होने पर आपको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना चिंटू जी। इतना बोलकर टिकी चिड़िया की मौत हो गई। फिर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी और उनके बच्चे साथ में रहने लगे। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पे काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। माँ जी, आप ये पानी पी लीजिए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मॉनसून आने वाला है और बहुत भारी बाढ़ आएगी। ये जादुई बीज लो, इसे अपने आंगन में लगा देना, ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाएगा। रानो ने घर आकर वो बीज बो दिया। कालू कौवा पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा था। अरे रानो, खाने के लाले पड़े हैं और तुम बागवानी कर रही हो। ये बीज क्या सोने का पेड़ उगाएगा? हंसिए मत कालू भैया, ये बुजुर्ग का आशीर्वाद है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। वहाँ एक विशाल नारंगी रंग का कद्दू उगाया था। वो कद्दू सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। माँ देखो, ये कद्दू तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है और ये कितना चमक रहा है।
बच्चों, यही हमारा नया घर बनेगा। आओ इसे अंदर से साफ करें। कालू कौवे को रानो का नया चमकदार घर देखकर बहुत जलन हुई। वो उड़कर पास के गांव में किसान के खेत में गया। वहां उसने एक बड़ा सा साधारण कद्दू देखा। मैं रानो से पीछे नहीं रह सकता। अगर वो कद्दू में रहेगी तो मैं भी कद्दू में रहूंगा। मेरा कद्दू उससे भी बड़ा होगा। कालू अपने साधारण कद्दू को अंदर से कुरेद कर घर बनाने लगा, लेकिन वो कद्दू अंदर से गीला और चिपचिपा था। उफ, इसमें से तो सब्जी जैसी कच्ची बदबू आ रही है। खैर कोई बात नहीं, बाहर से तो ये रानो के घर जैसा ही दिखता है। सब समझेंगे कि ये भी जादुई है। कुछ दिनों बाद आसमान काला हो गया। ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा जंगल पानी पानी हो गया। बाहर तूफान था, लेकिन रानो के घर के अंदर सूखा और गर्म था। जादुई कद्दू की दीवारें अंदर से जुगनू की तरह रोशनी दे रही थी। बच्चे मजे से खेल रहे थे। माँ, बाहर बहुत अंधेरा है, लेकिन हमारा घर कितना सुंदर चमक रहा है। हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ कालू का हाल बुरा था। उसका साधारण कद्दू बारिश का पानी सोखकर सड़ने लगा था। उसमें फफूंद लग गई थी और बदबू के मारे कालू का दम घुट रहा था। हाँ, हे भगवान, ये घर तो गल रहा है, छत टपक रही है। मैंने रानो की नकल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। बारिश इतनी तेज हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर बढ़ने लगा, पेड़ डूबने लगे। लेकिन तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। रानो का जादुई कद्दू पानी में डूबा नहीं, बल्कि एक नाव की तरह तैरने लगा। बच्चों, डरो मत, परी माँ ने सच कहा था। ये घर हमें डूबने नहीं देगा। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा था। कालू अपने डूबते हुए कद्दू की छत पर बैठा कांप रहा था। दूर उसे एक छोटी सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो रानो का तैरता हुआ घर था। उस रोशनी को देखकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। वो देखो, रानो का घर, वो एक तारे की तरह चमक रहा है। और मेरा घर, ये तो कचरे का ढेर बन गया है। मैंने हमेशा रानो का बुरा चाहा, लेकिन आज वही रोशनी मेरा आखिरी सहारा लग रही है। कालू का सड़ा हुआ कद्दू पानी में तैर नहीं पाया। वो टूटकर बिखर गया। कालू ठंडे पानी में गिर गया और डूबने लगा। बचाओ, बचाओ, मेरा घर टूट गया। रानो बहन, मुझे बचा लो। कालू तैर नहीं पा रहा था। एक बड़ी लहर आई और कालू को पानी के अंदर खींच ले गई। कालू को लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद यही मेरी सजा है। रानो, मुझे माफ कर देना। मैं एक बुरा पड़ोसी था। तभी उसे पानी के ऊपर एक परछाई दिखी। रानो अपनी जान जोखिम में डालकर तूफानी हवा में दरवाजा खोलकर खड़ी थी। कालू भैया, हार मत मानिए, ऊपर देखिए, मैं हूँ यहाँ। कालू भैया, जल्दी मेरा हाथ पकड़िए, हिम्मत मत हारिए, आ जाइए अंदर। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भीगे हुए कालू को अंदर खींच लिया। कालू ठंड से कांप रहा था। रानो ने उसे एक सूखा कपड़ा दिया। कालू की आंखों में आंसू थे। वह रानो के चमकते हुए घर को देख रहा था। रानो बहन, मैंने आपकी नकल की, आपका मजाक उड़ाया। मेरा कद्दू सड़ गया क्योंकि मेरी नीयत खराब थी। आपका कद्दू तैर गया क्योंकि आपका दिल साफ था। कालू भैया, नकल से घर बन सकता है पर सुरक्षा नहीं। अब आप हमारे साथ ही रहिए जब तक पानी नहीं उतर जाता। उस रात बाढ़ के पानी में एक जादुई कद्दू तैर रहा था, जिसके अंदर दोस्ती की रोशनी जल रही थी। तूफान थोड़ा थम गया था, लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। घर के अंदर कालू एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसे शर्म आ रही थी। रानो एक कटोरी में दाने लेकर आई। कालू भैया, ये लीजिए, भूखे पेट नींद नहीं आएगी। रानो बहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा घर, मेरा खाना, मेरा घमंड सब उस बाढ़ में बह गया। मैं तुम्हारे अन्न का हकदार नहीं हूँ। कालू भैया, जब तक हम साथ हैं, हम गरीब नहीं हैं। ये घर मिट्टी या कद्दू से नहीं बना, ये अपनेपन से बना है। खाइए।
कालू ने वह सूप पिया। उसे वह सूप दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगा, क्योंकि उसमें रानो की माफी और ममता मिली हुई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा था। आसमान बिल्कुल साफ था और चिड़ियों के चहकने की आवाजें गूंज रही थीं। रानो, उसके बच्चे और कालू कौवा कद्दू के घर से बाहर निकले। रानो बहन, आज की सुबह मुझे पिछले कल से बिल्कुल अलग लग रही है। कल तक मैं सिर्फ दूसरों की चीजें देखकर जलता था, लेकिन आज मुझे इस सूरज की रोशनी में एक नई उम्मीद दिख रही है। सही कहा कालू भैया, तूफान सिर्फ तबाही नहीं लाता, वह हमें हमारी कमजोरियों से वाकिफ कराने और पुरानी करवाहटों को धो डालने के लिए भी आता है। रानो, मेरा घर तो बह गया, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से एक नया घर बनाऊंगा। इस बार मैं किसी की नकल नहीं करूंगा, बल्कि अपनी सामर्थ्य और आपकी दी हुई इस नेक सलाह से अपना घोंसला तैयार करूंगा। तभी वहाँ वही परी प्रकट हुई। उसकी आभा सूरज से भी तेज चमक रही थी। रानो, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि अपने दुश्मन को भी गले लगाया। यही वो असली जादू है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। और कालू, तुमने अपनी गलती मान ली। ये तुम्हारे नए जीवन की पहली जीत है। परी ने अपना पंख हिलाया और देखते ही देखते वह विशाल कद्दू एक मजबूत पत्थर के छोटे से घर में बदल गया, जो अब हमेशा के लिए वही रहने वाला था। अम्मा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। अब हम सब मिलकर इस जंगल को और भी सुंदर बनाएंगे। माँ, देखो, अब हमारे पास कालू अंकल भी है। अब हम सब साथ खेलेंगे। कालू कौवा अब उड़कर दूर जाने के बजाय रानो के घर के पास ही एक पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने लगा। अब जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं था। उस जादुई कद्दू ने उन्हें सिर्फ बाढ़ से नहीं बचाया था, बल्कि उनके दिलों की दूरियों को भी मिटा दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साफ नीयत और मेहनत से बनाया गया घर तूफानों में भी अडिग रहता है, जबकि ईर्ष्या और नकल की नींव पर खड़ा महल पहली बारिश में ही ढह जाता। जंगल में रात का समय था और बहुत तेज आंधी चल रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे बेचारी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को छुपाए बैठी थी। आंधी इतनी तेज थी कि उनका पुराना घोंसला टूटकर गिर चुका था। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारा घर अब कभी नहीं बनेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। सुबह होते ही मैं आप दोनों के लिए एक नया और मजबूत घर ढूंढूंगी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। कहीं कोई जंगली बिल्ली हमें यहाँ देख ना ले। डरना नहीं गुड़िया, आपकी मम्मा जाग रही हैं। मैं सारी रात पहरा दूंगी। आप दोनों सो जाओ। किसी तरह वो भयानक रात गुजरी और सुबह हो गई। रानो अपने बच्चों को लेकर भोजन और नए घर की तलाश में जंगल के किनारे, जहां इंसान पिकनिक मनाने आते थे, वहां से गुजर रही थी। तभी उन्हें वहां एक खूंटे से बंधा हुआ हवा में झूलता एक बड़ा सा गैस का गुब्बारा दिखाई दिया। मम्मा, वो देखिए, वो लाल और पीले रंग की बड़ी सी चीज क्या है जो हवा में झूल रही है? अरे, ये तो गुब्बारा है। शायद इंसान इसे यहाँ भूल गए हैं। इसके नीचे तो एक सुंदर टोकरी भी लटकी है। मम्मा, क्या हम उसमें रह सकते हैं? बिल्ली वहाँ ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ये जमीन से काफी ऊंचा है। चलो चलकर देखते हैं। रानो और उसके बच्चे उड़कर उस गुब्बारे की टोकरी के अंदर बैठ जाते हैं। टोकरी के अंदर काफी जगह थी और वहाँ इंसानों का छोड़ा हुआ कुछ बिस्किट का चूरा भी पड़ा था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों, ये जगह बहुत सुरक्षित है। ये टोकरी मजबूत भी है और हवा में होने के कारण यहाँ कोई जानवर भी नहीं आ सकता। मम्मा, ये घर तो बादलों के जैसा है, हिलता डुलता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप दोनों टोकरी से बाहर मत झांकना, हम यही रहेंगे। उधर दूर एक पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रानो चिड़िया को उस गुब्बारे में घुसते हुए देख लेते हैं। रानो को सुरक्षित देखकर उन्हें जलन होने लगती है। कालू जी, वो देखिए, उस गरीब रानो की किस्मत तो देखो। उसे बना बनाया इतना सुंदर झूलता हुआ महल मिल गया। महल? वो भी उस भिखारी चिड़िया के लिए? नहीं गोरी, वो गुब्बारा मेरा होना चाहिए। उस ऊंचाई से मैं पूरे जंगल पर नजर रख सकूंगा।
तो जाइए और छीन लीजिए उससे वो घर। वो अकेली चिड़िया आपका क्या बिगाड़ लेगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर उसे वहाँ से खदेड़ता हूँ। लालची कालू कौवा उड़कर गुब्बारे की टोकरी के किनारे पर आ बैठता है। अचानक कौवे को वहाँ देखकर रानो और उसके बच्चे डर जाते हैं। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? चुप रहो रानो, ये गुब्बारा अब मेरा है। अपने बच्चों को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अपनी चोंच मार मार कर इस गुब्बारे को फोड़ दूंगा। नहीं कालू अंकल, प्लीज हमें मत भगाइए। नीचे बिल्लियाँ हैं, वो हमें खा जाएंगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शाही घर अब कालू कौवे का है। निकलो यहाँ से। रानो को डराने के लिए कालू कौवा गुब्बारे की रस्सी पर जोर जोर से कूदने लगता है ताकि रानो डरकर भाग जाए। लेकिन रस्सी बहुत पुरानी थी। अचानक कालू के कूदने से वो कमजोर रस्सी टूट लगती है। कालू भैया रुक जाइए, रस्सी कमजोर है, टूट जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रहम कीजिए कालू भैया, इन नन्हों बच्चों पर रहम कीजिए, हमारे आशियाने को मत तोड़िए। मैं नहीं रुकूंगा। अरे ये क्या हुआ? तभी खट की आवाज के साथ रस्सी टूट जाती है। रस्सी टूटते ही गुब्बारा तेजी से ऊपर आसमान की तरफ उठने लगता है। मम्मा, हम तो उड़ रहे हैं। देखते ही देखते गुब्बारा जंगल से बहुत ऊपर बादलों के बीच पहुंच गया। ऊपर हवा बहुत तेज थी। कालू कौवा जो अभी तक अकड़ दिखा रहा था, अब डर के मारे टोकरी के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मैं उड़ना नहीं जानता इतनी ऊंचाई पर, हवा बहुत तेज है। बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और टोकरी के कोने में दुबक कर बैठ जाओ। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटी, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। गुब्बारा तूफान और बिजली के बीच फंस गया। मौत सामने देख कालू रोते हुए माफी मांगने लगा। कालू भैया रोइए मत, मुसीबत में दुश्मनी भूलकर आप भी हमारे पास आ जाइए। गुब्बारा बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। रानो ने कालू और बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर ठंड से बचाया। रानो की दया देख कालू का दिल बदल गया। तभी गुब्बारा चट्टान से टकराकर फट गया और वे सुरक्षित बर्फ पर उतर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम जमीन पर आ गए। बच्चों और कालू भैया, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ मम्मा, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे? ये जगह तो बहुत अनजान है। रानो बहन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं रस्सी पर ना कूदता तो हम जंगल में सुरक्षित होते। शाम हो रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी रानो को पास ही एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। कालू भैया, पछतावा करने का समय नहीं है। वो सामने एक गुफा है, रात हमें वहाँ गुजारनी होगी। वे सब गुफा में चले जाते हैं। रानो अपनी चोंच में छुपा कर लाया हुआ बिस्किट का एक टुकड़ा निकालती है। मेरे पास ये थोड़ा सा खाना बचा है, हम चारों इसे मिल बांट कर खा लेते हैं। रानो बिस्किट का एक बड़ा हिस्सा कालू को देती है। ये देखकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहन, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत सताया है। खाइए भैया, भूखे पेट माफ़ी नहीं मांगी जाती। अगली सुबह मौसम साफ हो जाता है। कालू कौवा रानो के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेता है क्योंकि बच्चे थक चुके थे। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले जाऊंगा। रानो बहन, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि बड़ा घर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होने से बड़ा होता है। चलिए भैया, गोरी भाभी परेशान हो रही होंगी। वे सब वापस अपने जंगल की ओर खुशी खुशी उड़ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसीबत में जो साथ दे और दुश्मन को भी माफ़ कर दे, वही सच्चा और अच्छा इंसान होता है। रानो चिड़िया ने अपने अच्छे व्यवहार से बुरे कौवे को भी बदल दिया। कहानी की शुरुआत जंगल के उस हिस्से से होती है जहाँ सालों से कोई नहीं गया था। वहाँ घना कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे के बीच एक अजीब पेड़ खड़ा था। उस पर लटके बड़े बड़े सफ़ेद मोमोज से भाप निकल रही थी। एक छोटी अनजान चिड़िया रास्ता भटकते हुए वहाँ आ पहुँची। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वाह, ये क्या है? हाँ, इतनी अच्छी खुशबू।
और ये फल तो बिल्कुल मोमोज जैसा दिख रहा है। भगवान ने मेरी सुन ली। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ के करीब गई। पेड़ एकदम शांत था, जैसे सो रहा हो। आओ, मेरे पास आओ नन्हे मेहमान। भूख लगी है ना? ये लो गर्मा गर्म खाना। अरे, ये पेड़ तो मुझे बुला रहा है। जरूर ये कोई जादुई पेड़ है। मैं एक मोमोज खाकर देखती हूँ। चिड़िया ने जैसे ही एक डाल पर बैठकर मोमोज पर चोंच मारी। अरे, ये क्या? मेरी चोंच चिपक गई। मेरे पैर नहीं उठ रहे। छोड़ो मुझे। बेवकूफ पक्षी, मोमोज खाने आई थी, अब तुम मेरा भोजन बनोगी। अचानक पेड़ की टहनियाँ सांपों की तरह लिपटी और उस चिड़िया को चारों तरफ से जकड़ लिया। पेड़ ने अपना मुंह खोला और उसे निगल गया। चिड़िया खाकर पेड़ ने अपनी टहनियाँ वापस सीधी कर ली और फिर से एक साधारण शांत पेड़ बन गया। ये तो बस नाश्ता था, अभी कोई बड़ा शिकार आना बाकी है। सुबह की हवा में वो नशीली खुशबू रानो के घर तक पहुंची। बच्चे खुशबू सूंघकर मचलने लगे। माँ, ये कैसी खुशबू है? ऐसा लग रहा है कहीं दावत चल रही है। हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं मेरी प्यारी बेटी, रुक जाओ। अपनी चोंच को इस खुशबू से फेर लो। ये महक सामान्य नहीं है। ध्यान से देखो, ये जंगल के उस घने और अभिशप्त कोने से आ रही है जहाँ सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँची। प्रकृति का नियम है कि मीठे फलों के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर ये खुशबू तो खुद चलकर हमें बुला रही है। याद रखना बच्चों, बिना मेहनत के मिलने वाली अत्यधिक स्वादिष्ट चीज अक्सर एक जहरीला जाल होती है। हम अपनी मेहनत का ही दाना चुगेंगे, उस अंधेरे की ओर कदम भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्तों से बनी बाल्टी दबाए नदी किनारे पानी भरने आई थी। तभी वहाँ कालू कौवा हवा में जोर जोर से नाक सिकोड़ते हुए उतरा। वो उस नशीली खुशबू से एकदम पागल हो रहा था। अरे रानो बहन, क्या आपने सूंघा? उफ, क्या लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में किसी ने शाही दावत का इंतजाम किया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। हाँ कालू भैया, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये खुशबू जंगल के उस अंधेरे कोने से आ रही है जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। मुझे ये किसी खतरे की घंटी लग रही है। अरे रानो, आप हमेशा डरी सहमी रहती हैं। खतरा नहीं, ये तो मोमोज की खुशबू है। पक्का भगवान ने हम जैसे भूखे पक्षियों के लिए कोई चमत्कार किया है। कालू भैया, मेरी बात मानिए, जंगल में बिना मेहनत की इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में नहीं मिलता। ये कोई जाल भी हो सकता है। कृपया वहाँ मत जाइए। आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए रानो बहन। आप यहाँ नदी का फीका पानी पीजिए। मैं तो चला भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उसकी नाक में वो खुशबू गई। उसका लालच जाग उठा। आहा, ये तो शाही मोमोज की खुशबू है। रानो तो डरपोक है। मैं तो आज पेट भर के खाऊंगा। कालू उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन जमीन पर अजीब सी शांति थी। वहाँ कुछ पुराने पंख और हड्डियाँ पड़ी थी, जिन पर कालू ने ध्यान नहीं दिया। वाह, कितने बड़े मोमोज है और एकदम गर्मा गर्म। भगवान ने आज मेरी सुन ली। कालू एक डाल पर बैठ गया। उसके सामने एक बड़ा मोमोज लटक रहा था। जैसे ही उसने मोमोज खाने के लिए चोंच मारी, एक अजीब घटना हुई। कालू की चोंच मोमोज से चिपक गई। वह मोमोज आटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत गोंद था। मेरी चोंच नहीं खुल रही। तभी पेड़ अचानक जिंदा हो गया। उसकी टहनियाँ सांप की तरह हिलने लगीं और कालू के पैरों को लपेटने लगीं। यह एक मांसाहारी पेड़ था जो पक्षियों को फंसाता था। एक और मूर्ख पक्षी, लालच ही मेरा भोजन है। अब तुम मेरे नाश्ते बनोगे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रानो, जिसे अपनी छठी इंद्री पर शक था, वह चुपके से कालू का पीछा करते हुए वहां आई थी। उसने झाड़ी के पीछे से यह भयानक दृश्य देखा।
कालू पेड़ की पकड़ में जकड़ता जा रहा था। हे भगवान, यह तो राक्षस है। कालू भैया बुरी तरह फंस गए हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह पेड़ उन्हें खा जाएगा। लेकिन मैं इस राक्षस से कैसे लड़ूं? रानो की नज़र पास ही उगे एक जंगली लाल मिर्च के पौधे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से ढेर सारी लाल मिर्च अपनी चोंच में भर ली। राक्षस को भूख लगी है ना, अब मैं इसे ऐसा खाना खिलाऊंगी जो यह जिंदगी भर याद रखेगा। पेड़ ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, जहाँ से वह कालू को निगलने की तैयारी कर रहा था। रानो फुर्ती से उड़कर वहाँ पहुँची। ए दुष्ट राक्षस, अपनी आँखें और मुंह खोल, मैं तेरे लिए असल दावत लाई हूँ। कालू भैया घबराइए मत, अपनी आँखें कसकर बंद कर लीजिए और जैसे ही पकड़ ढीली हो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाइएगा। लो राक्षस, ये रही तुम्हारी शाही मिर्च। रानो ने अपनी चोंच में भरी सारी लाल मिर्च का पाउडर और बीज पेड़ के खुले हुए मुंह और उसकी आँखों में डाल दिया। मिर्च लगते ही पेड़ तड़प उठा। उसे जोर जोर से छींकें आने लगी और जलन होने लगी। जलन, ये क्या है? आग, मेरे मुंह में आग लग गई। छी। दर्द के मारे पेड़ की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी टहनियाँ झटकने लगीं। जैसे ही पकड़ ढीली हुई, कालू नीचे गिर गया। उसकी चोट से वह चिपचिपा मोमोस छूट गया। रानो ने तुरंत कालू का पंख पकड़ा। कालू भैया जल्दी उड़िए, इससे पहले कि वह संभले हमें भागना होगा। कालू और रानो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से दूर उड़ गए। पीछे पेड़ अपनी डालियाँ पटक रहा था। बहुत दूर आकर दोनों एक पत्थर पर गिरे। कालू बुरी तरह काँप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है। रानो बहन, आज तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अगर तुम नहीं होती तो मेरे बच्चे आज अनाथ हो जाते। शांत हो जाइए कालू भैया, अब खतरा टल गया है। आज कुदरत ने आपको दूसरा जीवन दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि जान बची तो लाखों पाए। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता, और जो महकता है वो हमेशा भोजन नहीं होता। लालच एक ऐसा पर्दा है जो हमारी आंखों के सामने की खाई को भी छिपा देता है। आज के बाद कभी भी किसी ऐसी चीज पर भरोसा मत करना जिसके लिए आपने पसीना ना बहाया हो। चलिए अब घर चले, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। कालू ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी किसी अनजान चीज के आओ रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो, हरी, लाल, पीली, नीली, सब सस्ती और प्यारी है। गरीब रानो की चूड़ियाँ ले लो। जंगल के जानवर और पक्षी उसके गीत सुनकर रुकते हैं। खरगोश, तोता, बिंदिया चिड़िया सब उत्सुक होकर रानो के पास आते हैं। रानो बहन, ये तो सच में बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। कितने में दोगी? भाई खरगोश, गरीब हूँ लेकिन दिल बड़ा है। तुम चाहो तो 2 दाने गाजर के दे देना। मैं पैसों से ज्यादा अपनापन चाहती हूँ। अरे वाह, तुम तो सबसे अलग हो। लोग पैसा चाहते हैं और तुम दोस्ती व प्यार चाहती हो। हाँ तोता भाई, पैसा तो मिट्टी है मगर अपनापन ही असली दौलत है। अगर तुम सब खुश होकर ये चूड़ियाँ पहन लो तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। जब सब पक्षी खुशी खुशी चूड़ियाँ चुन रहे थे, तभी एक पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये रानो तो सबको मुफ्त में चूड़ियाँ बांट रही है। क्या बेवकूफ है। अगर ये सारी चूड़ियाँ मेरे पास हों तो मैं इन्हें गांव-गांव बेचकर खूब पैसा कमा लूं। लाल, हरी, पीली सबकी बड़ी कीमत मिलेगी। कालू कौवा अपनी लालच भरी आंखों से रानो को देखता रहा। उसकी चोंच पर शातिर मुस्कान थी। लो बहन, पहन कर देखो, ये हरी चूड़ियाँ तुम्हारे हाथों पर खूब जचेंगी। और तुम तोते भाई, अपनी बीवी के लिए ये लाल चूड़ियाँ ले जाना, उसे बहुत खुशी होगी। एक दिन लाल तोता जंगल में उड़ता हुआ आया। उसने जोर से चहककर सब पक्षियों को एक बड़ी खबर दी। सुनो सुनो सब पक्षियों, आज जंगल में बड़ा मेला लगने वाला है। झूले, खेल, मिठाई और बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी। तुम सब अपनी तैयारी कर लो, कोई पीछे ना रहे। और हाँ, इस मेले में एक कीमती कोहिनूर हीरे की प्रदर्शनी भी होगी, जिसे देख
सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वाह, मेला कितनी मजेदार बात है। मैं तो झूले पर सबसे ऊंचाई तक झूलूंगी। मुझे तो मिठाई और खेल देखने का बेसब्री से इंतजार है। मैं मिठाई वाले स्टॉल पर सबसे पहले पहुंचूंगी। और हाँ, कोहिनूर हीरा भी देखना भूलूंगी नहीं। झूले, खेल और कोहिनूर हीरा, मेला तो बहुत मजेदार लगेगा। लाल तोता की ये खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। लेकिन पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा बैठा सब देख रहा था। ये हीरा, कोहिनूर हीरा। रानो और बाकी जानवर इसकी कद्र नहीं जानते। पहला काम, मुझे चुपके से मेले में जाना होगा ताकि कोई मुझे देख ना पाए। फिर मैं देखूंगा कि हीरा कहाँ रखा है और धीरे धीरे सावधानी से इसे चुरा लूंगा। अरे, ये तो इंसानों का जादुई डिब्बा है। इसमें तो अभी भी बत्ती जल रही है। आज तो लॉटरी लग गई। कालू फोन को घसीटकर अपनी गुफा में ले आया। उसने गलती से स्क्रीन पर पैर रखा और एक वीडियो चल पड़ा। उसमें खतरनाक बाज की जोरदार आवाज थी। ची ची। बाप रे, क्या डरावनी आवाज है। रुको, अगर मैं इससे डरा तो जंगल के बाकी पक्षी तो इससे डरकर भाग जाएंगे। अब इस नकली बाज से मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी अनाज चुगने मैदान में आए थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज दाना बहुत ज्यादा था। कालू कौवा पास ही एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, हाथ में फोन लिए। वाह, आज तो किसान ने ताजा बाजरा डाला है। पेट भर कर खाऊंगा। हाँ बंटी भाई, जल्दी जल्दी खा लीजिए, इससे पहले कि धूप तेज हो, हमें घर लौटना है। तभी झाड़ी के पीछे छिपे कालू ने शैतानी मुस्कान के साथ फोन का वॉल्यूम फुल किया और बाज की आवाज वाला वीडियो प्ले कर दिया। अरे ये क्या, भागो, बाज आ गया, वो हमें मार डालेगा। बाप रे, ये आवाज तो कानों के पर्दे फाड़ देगी। लेकिन बाज है कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बंटी, सवाल मत पूछो, जान बचाओ। ये खूनी बाज है, ये दिखता बाद में है, हमला पहले करता है। उड़ो जल्दी। हाय रब्बा, मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, मैं जा रही हूँ। बचाओ, भागो, बाज आया। देखते ही देखते वहाँ भगदड़ मच गई। पक्षियों ने अपना आधा खाया हुआ खाना वहीं छोड़ दिया और आसमान की तरफ उड़ गए। कुछ ही पलों में हरा भरा मैदान एकदम खाली और वीरान हो गया। झाड़ी के पीछे कालू अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। बेवकूफ कहीं के, सरासी आवाज सुनी नहीं कि दुम दबाकर भाग खड़े हुए। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलीलियों के दाम। शाम हो गई थी। रानो और उसके बच्चे भूखे बैठे थे। उन्हें आज एक भी दाना नहीं मिला था क्योंकि बाज के डर से कोई बाहर नहीं गया। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमें खाना कब मिलेगा? धैर्य रखिए बच्चों, बाहर वो खूनी बाज घूम रहा है, जान रही तो खाना कल मिल जाएगा। भूख से परेशान होकर सभी पक्षी बरगद के पेड़ पर जमा हुए। सब डरे हुए थे। भाइयों, ये कैसा बाज है? उसकी आवाज तो सुनाई देती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो किसी भूत की तरह है। यही बात मुझे भी खटक रही है बंटी भाई। शिकार करने वाला पक्षी चुपचाप आता है, इतना शोर नहीं मचाता। दाल में कुछ काला जरूर है। दूसरी तरफ कालू कौवा पक्षियों का छोड़ा हुआ सारा अनाज अपनी गुफा में जमा कर चुका था। वो मजे से खा रहा था और फोन पर गाने सुन रहा था। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। बिना पंख हिलाए इतना खाना मिल गया। ये पक्षी कितने मूर्ख हैं, एक आवाज से डर गए। रानो को यकीन नहीं हो रहा था कि दिन में शिकार करने वाला बाज इतना शोर क्यों मचा रहा है। वो सलाह लेने के लिए जंगल के सबसे बुद्धिमान और बुजुर्ग उल्लू चाचा के पास गई। उल्लू चाचा, आप तो रात भर जागते हैं और सब कुछ देखते हैं। क्या आपने उस खूंखार बाज को अपनी आंखों से देखा है? वो पूरे जंगल को डरा रहा है। बेटी रानो, मैंने जंगल की हर परछाई देखी है, लेकिन सच कहूँ तो मैंने सिर्फ उस बाज की आवाज़ सुनी है, उसका शरीर नहीं देखा। और जंगल का नियम है, जो दिखाई न दे और सिर्फ शोर मचाए
वो अक्सर छलावा होता है। धन्यवाद चाचा, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि दाल में कुछ काला है। अगले दिन रानो पानी पीने नदी पर गई। तभी फिर से चीं चीं की आवाज आई। रानो उड़ी नहीं बल्कि एक घने पत्तों वाले पेड़ के पीछे छिप गई और ध्यान से देखने लगी। आवाज उस झाड़ी के पीछे से आ रही है, लेकिन आसमान में तो कोई बाज नहीं है। मुझे पास जाकर देखना होगा। रानो दबे पांव झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहाँ कोई बाज नहीं बल्कि कालू कौवा बैठा है और उसके पास एक चमकती हुई कांच की ईंट रखी है जिससे आवाज आ रही है। तो ये कालू की चाल है। ये मशीन शोर मचा रही है और कालू मजे ले रहा है। इसने हमारे बच्चों को भूखा मारा है। इसे सबक सिखाना होगा। कालू की सच्चाई जानने के बाद रानो सोच रही थी कि उस मशीन को कैसे हराया जाए। उड़ते उड़ते वो एक इंसानी घर की खिड़की पर बैठी। वहाँ उसने एक छोटे बच्चे को देखा। माँ, मेरा फोन पानी की बाल्टी में गिर गया। अब ये चल नहीं रहा। ये खराब हो गया। मैंने कहा था ना, फोन को पानी से दूर रखना। पानी पड़ते ही मशीन मर जाती है। ओह, तो ये उस शैतानी डिब्बे की कमजोरी है, पानी। शुक्रिया नन्हे दोस्त। अब मुझे पता है कि कालू के बाज को कैसे चुप कराना है। रानो को पता था कि वो कालू से लड़ नहीं सकती, लेकिन उसके पास अकल थी। वो तालाब पर गई और एक बड़े से कमल के पत्ते में ढेर सारा पानी भर लिया। सुना है इंसानों की मशीनें पानी से खराब हो जाती हैं। आज इस नकली बाज को मैं नहला दूंगी। कालू फिर से झाड़ी में फोन सेट करके पक्षियों को डराने के लिए तैयार था। पक्षी दाना चुगने आए ही थे कि कालू ने बटन दबाया। आवाज शुरू हुई। डरो, भागो डरपोको, सारा खाना मेरे लिए छोड़ जाओ। इससे पहले कि पक्षी भागते, रानो ठीक कालू के ऊपर आ गई। उसने अपने पंजों में पकड़ा हुआ पानी से भरा पत्ता सीधा उस जलते हुए फोन पर पलट दिया। छपाक, भिन भिन ज़र्र, फोन में से चिंगारी निकली। स्क्रीन बुझ गई और आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। नहीं, मेरा जादुई डिब्बा, ये क्या कर दिया रानो? आवाज बंद होते ही सारे पक्षी रुक गए। उन्होंने देखा कि झाड़ी में सिर्फ भीगा हुआ कालू और एक खराब मशीन पड़ी है। कालू को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तो ये तुम थे कालू? हमें लगा कोई राक्षस है। तुमने हमें भूखा रखा। शांत हो जाइए। कालू को सजा मिल गई है। उसकी नकली ताकत अब कबाड़ बन चुकी है। कालू भाई, याद रखना, दूसरों को डराकर हासिल की गई जीत कभी टिकती नहीं है। मुझे माफ कर दो, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ और छल कपट का सहारा लेने वाले अंत में मुंह की खाते हैं। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही असली ताकत। एक शाम जंगल के रास्ते से गुजरते समय एक इंसान का चालू मोबाइल फोन घास में गिर गया। कालू कौवा दाना ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ से संगीत की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चमकती हुई चौकोर चीज घास में पड़ी है। अरे, ये कैसी जादुई चीज है? इसमें से तो इंसानों के गाने बज रहे हैं और ये रंग बिरंगी रोशनी भी दे रहा है। अगर मैं इसे जंगल में ले जाऊं तो सबका मनोरंजन होगा और सब मेरी वाहवाही करेंगे। मैं तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन जाऊंगा। कालू उस भारी फोन को खींचकर एक पुराने सूखे पेड़ के ठूंठ पर ले आया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए फोन की स्क्रीन बहुत तेज चमक रही थी। जंगल के छोटे पक्षी उस रोशनी को देखकर वहां जमा होने लगे। कालू भैया, ये क्या है? ये तो जुगनू से भी ज्यादा चमक रहा है। इसमें तो तस्वीरें चल रही हैं। बंटी, ये इंसानों का जादू है। देखो और मजे करो। आज से हमें जल्दी सोने की कोई जरूरत नहीं। हम पूरी रात इसे देखेंगे। अगली सुबह सूरज निकल आया, लेकिन जंगल में अजीब सन्नाटा था। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न कोई दाना ढूंढने निकला था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को जगा रही थी। बच्चों उठो, देखो सुबह हो गई है। इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे कोई चहचहाहट क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कालू भैया की रोज वाली आवाज भी नहीं आ रही। माँ, कल रात कोई नहीं सोया। सब उस चमकती चीज के पास बैठे थे।
मुझे भी वो देखना है। नहीं गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो चीज़ कुदरत के नियम तोड़ दे और हमें रात भर जागने पर मजबूर करे, वो हमारे लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी नींद और सुबह का दाना सबसे ज़रूरी है। रानो उड़कर वहाँ पहुँची। उसने देखा कि कालू, बंटी और गौरी सब फ़ोन की स्क्रीन में खोए हुए हैं। उनकी आंखें लाल थी और वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कालू भैया, गौरी बहन, क्या आप लोग ठीक हो? देखिए, सुबह हो गई है। आप लोग दाना चुगने नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि आपके बच्चे भूख से रो रहे होंगे और उन्हें आपकी ज़रूरत है। उफ, रानो, कृपया आप हमें परेशान ना करें। हम एक बहुत ज़रूरी वीडियो देख रहे हैं। भूख प्यास तो लगती रहती है, ये जादू रोज़ नहीं मिलता। जाइए यहाँ से। कालू का बेटा जग्गू घोंसले में अकेला और भूखा था। वो बार बार नीचे देख रहा था, लेकिन उसके माता पिता नहीं आए। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। पिताजी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आप लोग कहाँ हो? क्या वो खिलौना मुझसे ज़्यादा प्यारा है? जंगल के पेड़ फलों से लदे थे, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। फल सड़कर जमीन पर गिर रहे थे। रानो अकेली वहाँ अनाज जमा कर रही थी। उसे जंगल के भविष्य की चिंता सता रही थी। ये जादुई डिब्बा हमारे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस लत के कारण पक्षी अपना ज़रूरी काम भूल गए हैं। वे अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं और रिश्तों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो सब भूखे और बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। शाम हो गई थी। गौरी कवि को थोड़ी होश आई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कालू के कंधे पर हाथ रखा। कालू जी, मेरी आंखें जल रही हैं और सिर घूम रहा है। जग्गू अकेला है। चलिए घर चलते हैं, अब और नहीं देखा जाता। गौरी, तुम जाओ अगर जाना है तो। अभी इसमें एक नया गाना बजने वाला है। मैं उसे सुने बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कितनी बोरिंग हो। गौरी रोते हुए वहाँ से उड़ गई, लेकिन कालू वहीं जमा रहा। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पक्षियों के पास एक खास शक्ति होती है जिससे वे तूफान को पहले ही भांप लेते हैं, लेकिन कालू फोन की तेज आवाज के कारण बादलों की गड़गड़ाहट नहीं सुन पाया। बाकी पक्षी भाग गए, लेकिन कालू कान लगाए बैठा रहा। तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक लाल निशान आया और पुच की आवाज के साथ फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। अरे, ये क्या हुआ? बंद क्यों हो गया? चालू हो जाओ, मुझे वो गाना सुनना है। अभी नहीं, चालू हो जाओ। फोन बंद होते ही वहाँ घुप अंधेरा छा गया। अब कालू को सिर्फ आंधी की साय साय और बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने घोंसले की तरफ से जग्गू की चीख सुनाई दी। बचाओ पिताजी, पेड़ गिर रहा है, बचाओ। ये तो जग्गू की आवाज है। हे भगवान, मैं इस काले डिब्बे के चक्कर में तूफान को देख ही नहीं पाया। कालू गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचा। डाल टूट चुकी थी। गौरी और जग्गू एक पत्ते के नीचे दबे हुए कांप रहे थे। कालू ने जल्दी से पत्ता हटाया और उन्हें अपने पंखों में छुपा लिया। गौरी, जग्गू, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। मैं उस झूठी रोशनी के पीछे भाग रहा था और यहाँ मेरे घर में असली अंधेरा हो गया था। मैंने तुम लोगों को बहुत दुख दिया। कालू जी, उस मशीन ने हमें अपनों से दूर कर दिया था और हमारे बीच दूरियां ला दी थी। शुक्र है कि आप समय पर अपनी होश में आ गए, वरना आज हम नहीं बचते। अगली सुबह मौसम साफ था। कालू कौवा उस मोबाइल फोन को अपनी चोंच से घसीटकर नदी के गहरे पानी में फेंक आया। उसने रानो और अपने परिवार से माफ़ी मांगी। रानो बहन, आप बिल्कुल सही थीं। अपनों के साथ बात करने में, उन्हें समय देने में और उनके साथ उड़ने में जो असली खुशी और संतोष है, वो किसी चमकती स्क्रीन में नहीं मिल सकता। आज से मेरा परिवार ही मेरी पूरी दुनिया है।
और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। कालू भैया, मशीनें हमारा काम आसान जरूर कर सकती हैं, लेकिन वे कभी भी परिवार का सच्चा प्यार, अपनों की गर्माहट और कुदरत की ताज़ी हवा नहीं दे सकती। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आप वापस सही रास्ते पर लौट आए। उस दिन के बाद जंगल में फिर से पक्षियों की असली चहचहाहट गूंजने लगी। उन्होंने समझ लिया था कि असली कनेक्शन अपनों से जुड़ने में है, स्क्रीन से जुड़ने में नहीं। सुंदरवन जंगल में आज उदासी छाई थी। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है। तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ। वो ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। रानो उड़ते हुए सीधे उल्लू दादा के पास पहुँची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए। मेरा कुकू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है। उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। शहर तो बहुत दूर है दादा, मैं रोज़ वहाँ से फल कैसे लाऊंगी? मुश्किल तो है बेटी, लेकिन माँ की ममता के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रानो ने लंबी उड़ान भरी और शहर के पास एक खेत में जा पहुंची। वहां उसे लाल लाल स्ट्रॉबेरी के पौधे दिखे। ये फल तो बहुत रसीला लग रहा है। अगर मैं इसका एक छोटा पौधा ही जड़ समेत ले जाऊं और जंगल में उगा लूं तो मेरे बेटे को रोज ताज़ा फल मिलेगा। रानो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नन्हे पौधे को जड़ सहित उखाड़ा और अपनी चोंच में दबाकर जंगल की ओर चल दी। जंगल वापस आकर रानो ने अपने घोंसले के नीचे की जमीन को चोंच मार मार कर खोदा और उस पौधे को लगा दिया। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ गए। अरे गोरी, जरा देख तो, ये रानो अब किसान बन गई है। अरे पगली, ये जंगल की पथरीली जमीन है। यहाँ ये शहर का नाजुक पौधा नहीं उगेगा। सही कह रहे हैं आप कालू जी। रानो, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। आप लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हार नहीं मानूंगी। पौधे को पानी देने के लिए रानो नदी पर गई। वो अपनी चोंच में पानी भरती और बार बार उड़कर पौधे तक जाती। हरिया तोता उसे देख रहा था। रानो बहन, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, कालू की नजर तुम्हारी मेहनत पर है। जानती हूँ हरिया भाई, पर अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। जब फल आएंगे तब की तब देखी जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद करे बहन, तुम सच में एक महान माँ हो। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन रानो अपने घोंसले में नहीं गई। वो उस नन्हे पौधे के पास आई और अपने पंखों से पकड़ लिया। हे भगवान, रानो पागल हो गई है क्या? इतनी तेज बारिश में वो नीचे क्यों बैठी है? बिंदिया, वो पागल नहीं, वो एक माँ है। अगर तेज बारिश की बूंदें उस नाजुक पौधे पर पड़ी तो वो टूट जाएगा, इसलिए वो खुद भीग रही है ताकि पौधा बचा रहे। कुछ हफ्तों बाद रानो की तपस्या सफल हुई। पौधे पर लाल लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकने लगीं। उसकी खुशबू से कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ टपके। वाह, क्या खुशबू है। गोरी, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, जब फल पक जाएंगे तब हम मजे करेंगे। बिल्कुल कालू जी। रानो तो वैसे भी अकेली है। आज रात हम ये सारे रसीले फल चुरा लेंगे। मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ करना होगा। रानो घबराई हुई उल्लू दादा के पास गई। दादा, फल आ गए हैं, लेकिन कालू और गोरी उसे चुराने की फिराक में हैं। मैं रात भर कैसे जागूंगी? चिंता मत करो रानो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। तुम पौधे के चारों तरफ सूखी कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो और उन पर
जंगल की तीखी लाल मिर्च पीसकर छिड़क दो। चोर को सबक भी मिलेगा और फल भी बचेंगे। शाम होते ही रानो ने उल्लू दादा की बात मानी। उसने असली फलों को पत्तों के नीचे छुपा दिया और ऊपर कुछ ऐसे फल रखे जिनके पास उसने कांटे और मिर्च पाउडर बिछा दिया। हरियाली तोती ये देख रही थी। रानो बहन, क्या इससे कालू कौवा रुकेगा? हरियाली बहन, लालच बुरी बला होती है। वो बिना देखे झपटेगा और अपनी सजा खुद पाएगा। अब आप सब अपने घर जाइए, रात होने वाली है। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू कौवा और गोरी कौवी दबे पांव पौधे के पास आए। अंधेरे में उन्हें लाल फल चमकते हुए दिखे। गोरी, तुम यहाँ पहरा दो, मैं सबसे बड़ा वाला फल तोड़ता हूँ। जैसे ही कालू ने लालच में आकर तेजी से मुंह मारा, उसका मुंह कांटों से टकराया और मिर्च पाउडर उसकी सांसों में चला गया। काऊ काऊ, मेरी आंखों में जलन हो रही है। हाय, मैं मर गया। पानी पानी। कालू जी भागो, यहाँ तो रानू ने जाल बिछाया है। कालू की चीखें सुनकर सुबह सारे पक्षी जमा हो गए। कालू और गोरी की चोंच सूजी हुई थी और वे दूर पेड़ पर मुंह छिपाए बैठे थे। देखो चोरों का क्या हाल हुआ है। दूसरों की मेहनत चुराने का यही अंजाम होता है। रानो, तुमने अपनी समझदारी से न सिर्फ फल बचाए बल्कि इन दुष्टों को सबक भी सिखा दिया। मैंने ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया। मुझे किसी को चोट पहुंचाने का शौक नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत लुटने नहीं दे सकती थी। रानो ने सबसे रसीली और मीठी स्ट्रॉबेरी तोड़ी और अपने बेटे कुक्कू के पास ले गई। लो बेटा, इसे खाओ, इसमें बहुत ताकत है। कुक्कू ने जैसे ही फल खाया, उसके चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम ठीक हो गए मेरे लाल, मेरी मेहनत सफल हो गई। जंगल के सभी पक्षी ये देखकर भावुक हो उठे और सब ने मिलकर रानो चिड़िया को एक महान और बुद्धिमान माँ कहकर सम्मान दिया, जिसने ममता, मेहनत और समझदारी से अपने बच्चे को नया जीवन दिया और लालचियों को सबक सिखाया। बर्फीली हवाओं ने जंगल को जमा दिया था। ये जंगल का कठोर नियम था, बड़ा छोटे को खाता है। एक तरफ चट्टान के नीचे काला नाग था, जिसे आसमान से भुल्ला चील देख रही थी, और उस चील पर झाड़ियों में छिपे टाइगर की नजर थी। मौत का एक घेरा बन चुका था। मेरा शरीर ठंड से पत्थर हो रहा है। अगर मुझे अभी कोई गर्म मांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे छिपना होगा, वरना इस सफेद बर्फ पर मेरा काला शरीर किसी भी शिकारी को दूर से दिख जाएगा। वाह, आज किस्मत मेरे साथ है। नीचे देखिए, सफेद चादर पर वो काला सांप कैसे रेंग रहा है। उसे लग रहा है वो बच जाएगा। माफ कीजिएगा नाग देवता, लेकिन आज आप मेरा भोजन बनेंगे। जैसे ही भुल्ला चील ने सांप को पकड़ने के लिए आसमान से तेज गोता लगाया, झाड़ियों में हलचल हुई। मूर्ख पक्षी, तुम उस सांप को देख रहे हो और मैं तुम्हें आज मुझे उड़ने वाला और रेंगने वाला दोनों का मांस मिलेगा। अचानक सन्नाटा टूटा। भुल्ला चील बिजली की रफ्तार से सांप पर झपटी। अब तू नहीं बचेगा। ठीक उसी पल टाइगर ने झाड़ियों से एक लंबी छलांग लगाई। एक ही पल में तीनों टकराए। चील सांप को पकड़ने ही वाली थी कि टाइगर का पंजा उसके पंख के पास से गुजरा। चील घबरा गई और अपना रास्ता बदल लिया। सांप मौके का फायदा उठाकर तेजी से एक बिल में घुस गया। टाइगर धड़ाम से जमीन पर गिरा और चील बाल बाल बचकर वापस आसमान में उड़ गई। धत, शिकार हाथ आकर निकल गया। आप तो बहुत चालाक निकले शेर खान, लेकिन आज हम तीनों की किस्मत में भूख ही लिखी है। शिकार शिकारी का शिकार करने चला था, लेकिन ठंड और भूख ने तीनों को फिर से खाली हाथ कर दिया। जंगल की ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। रानो अपने 3 अंडों को अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी थी। उसे अपनी नहीं, अपने आने वाले बच्चों की चिंता थी। टुन्नू जी, मेरे पंख अब ठंडे पड़ रहे हैं।
मैं इन अंडों को और कितनी देर तक गर्माहट दे पाऊंगी? ये बर्फी